नमस्कार मित्रों। कलम की गरिमा या कलम की अस्मिता ये एक अलग विषय है, लेकिन कलम का स्मारक कभी आपने नहीं सुना होगा। और ये एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अब हमारे देश में एक कलम का भी स्मारक बनने जा रहा है। और जब मैं आपको बताऊंगा कि इस स्मारक की कॉस्ट क्या है, इसका मूल्य क्या है, इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है, तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। इसके लिए 81 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। और ये बंगाल की खाड़ी में थिरुवल्लभर की मूर्ति से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित होगा। और ये काम कौन कर रहा है, शुभ काम, ये भी आप देखिए कि ये काम ऐसा नहीं है कि कलम किसी ब्रांड का है या किसी एक ब्रांड वालों ने इसको फाइनेंस किया है। ये कलम जो है ये प्रतीक है एक ऐसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सम्मान में इसे खड़ा किया जा रहा है। इसका निर्माण हो रहा है जो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक कुशल संवाद लेखक, एक कुशल वक्ता, एक कवि और एक उपन्यासकार भी थे। मेरी मुराद जो है मैं स्पष्ट कर दूं, थोड़ा सा ज़्यादा उलझाना भी नहीं चाहिए। एक करुणानिधि थे जो कि लंबी अवधि तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। तमिल आंदोलन के भी वो एक शीर्ष पुरुष या एक महानायक माने जाते रहे। और अब भी उनकी संततियाँ, उनकी जो संतानें हैं वो अब भी बाकायदा सत्ता में बाकायदा बनी हुई हैं। उनकी बेटी भी साहित्य के क्षेत्र में दखल रखती है और अच्छा दखल रखती है, चर्चा में उसकी कृतियाँ भी आती हैं। और ये करुणानिधि मित्रों बड़े गज़ब के लेखक थे, लेखक भी, वक्ता भी, सबसे बड़े अच्छे प्रभावी। और इनको जो कुछ मिला था वो अपने गुरु से विरासत में मिला था। ये गुरु मानते थे अपने से पहले वाले मुख्यमंत्री को, और वो थे अन्ना दुराई। अन्ना का मतलब आप समझते हैं, अन्ना का मतलब भाई से होता है कि अन्ना, किसी बड़े भाई के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। और अन्ना दुराई शायद तमिलनाडु के इतिहास में या उससे पहले जो मद्रास स्टेट थी, इसका नाम मद्रास भी था, उस इतिहास में शायद सबसे ज़्यादा कद्दावर लेखक और अभिनेता और अध्येता और बाकायदा शोधार्थी के रूप में भी इनकी पहचान बनी हुई थी। और उस वक्त ये कहा जाता था कि जितना अच्छा वो बोलते हैं, अगर कोई उनसे आधा अच्छा भी बोलेगा तो उसको भी उतना ही महत्व मिलेगा। और करुणानिधि ने और तो कुछ उनसे सीखा या नहीं सीखा, लेकिन ये बात ज़रूर सीख ली कि अच्छा वक्ता होना बहुत ज़रूरी है। अगर राजनीति में प्रवेश रखना है, राजनीति में दखल देना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छा वक्ता होना चाहिए। और अच्छा वक्ता बनने के लिए जो ज्ञान की जो सूचनाएं जो एकत्र करनी होती थी, फीडबैक लेना होता था किसी भी विषय के ऊपर, उसकी सूक्ष्म विवेचन के लिए जो सामग्री एकत्र करनी होती थी, बाकायदा करुणानिधि उस बात को भी पूरे ध्यान से एकत्र करते थे। और अन्नादुराई के भी एक गुरु थे, लेकिन वो गुरु आंदोलनकारी थे, नायकर। वो बिल्कुल अलग ढंग से उन्होंने जातिवाद के विरुद्ध और बहुत बड़ा हंगामा भी खड़ा किया था। लेकिन उनसे, उनके बाद जब राजनीति की बात चली, वो राजनीतिज्ञ नहीं थे, लेकिन राजनीति की बात जो है वो अन्नादुराई से आरंभ होती है। और मित्रों उसी लड़ी को आगे चलकर एमजीआर ने भी पकड़ा। और एमजीआर, यद्यपि उनका दखल लेखन के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं था, कलम के क्षेत्र में वो अपना ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ते थे। सिर्फ संवाद याद होने चाहिए और संवादों की अदायगी जो है फिल्मों में अच्छे ढंग से हो, वो इसी बात तक सीमित थे। रंगमंच के मूल रूप से वो व्यक्ति थे। वैसे रंगमंच के साथ जो रिश्ता है, संबंध है, वो उनका दोनों का रहा, करुणानिधि का भी और उनके गुरु अन्नादुराई का भी। दोनों रंगमंच में भी मजे हुए थे, फिल्में तो बनती ही थी, फिल्मों के अलावा रंगमंच में भी उनका पूरा पूरा दखल रहता था। और इसी परंपरा को फिल्मों तक सीमित किया या रंगमंच तक सीमित किया तो वो एमजीआर ने किया, रामचंद्रन ने। और रामचंद्रन की जो शिष्या के रूप में सामने आई, वो भी मुख्यमंत्री बनी, वो जयललिता, वो भी प्रख्यात अभिनेत्री वहाँ की। और उनको जितने भी उनके प्रशंसक थे या जितने भी वहाँ के लोग थे, वो उनको अम्मा के नाम से ही पुकारते थे कि अम्मा।
अम्मा इसलिए भी होता था उनके लिए कि वो अक्सर देखा जाता था कि अक्सर जो स्लम एरियाज़ है उनमें या दूसरे जो वंचित तबके के लोग हैं उनके निवास, उनकी कॉलोनीज़ में जाकर वहाँ जो भी जीवनोपयोगी चीज़ें हैं, चाहे वो साड़ियाँ हैं, चाहे वो खाने पीने का सामान है, वो उसके वितरण में इतनी ज़्यादा लगी रहती थी। उसे लगा कि लेखन से ज़्यादा ये बहुत ज़रूरी है कि इनके पेट जो है वो भर जाएं। और ये भजन गोपाल का, जैसे कहते हैं ना, भूखे भजन न होई गोपाला, पेट भर गया तो भजन अपने आप करेंगे, और वही हुआ। अम्मा के नाम से उसको लोकप्रियता मिली और उसके बाद शायद वो एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय नेत्री थी जिसके मरने पे कहते हैं कि पूरा का पूरा प्रदेश, जिसमें जो आम लोग थे सामान्य, वो भी चीखते हुए विलाप करते हुए देखे गए थे। तो मित्रों, ये कहानी वहाँ की लेखन से जुड़ी हुई है और कलम के स्मारक से जुड़ी हुई है। कहाँ कलम का स्मारक वो, और कहाँ प्रेमचंद सारी उम्र यही कहते रहे कि मुझे ज़िंदगी में मलाल इस बात का रहा कि हम लोग, उत्तर भारत के लोग विशेष रूप से, लेखन को अपना व्यावसायिक प्रश्न या व्यावसायिक रूप नहीं कभी दे पाए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई लेखक ये कहे हिंदी में विशेष रूप से या उत्तर भारत में कि उसकी किसी भी रचना या कृति के ऊपर उसे इतना धन मिल गया कि उसके बाद उसको किसी प्रकार की जो कमी है जीवन के लिए, जीवनोपयोगी वस्तुओं की अभाव उसको कभी नहीं झेलना पड़ा। ऐसी स्थिति कभी हमारे उत्तर भारत के लेखन क्षेत्र में नहीं आई, जबकि दक्षिण में बहुत सारे ऐसे लेखक थे जो इस मार्ग से राजनीति में भी आए और लेखन में भी उनकी जो कृतियों की जो बिक्री थी वो भी कमाल की थी। और ये कमाल की बिक्रियों के अगर हैरान करने वाले रिकॉर्ड देखने हों तो उसमें मलयाली साहित्य को ले लीजिए, और या फिर आप तेलुगु साहित्य को ले लीजिए, तमिल साहित्य को ले लीजिए। इनमें जितनी बिक्री किताबों की होती है, विशेष रूप से मलयाली और उसके बाद बंगाली भी, उतनी बिक्री मित्रों किसी भी क्षेत्र में हिंदी के लेखकों या हिंदी की कृतियों की आज तक नहीं हुई। और ये सारी चीज़ें जो हैं सरोकार, जो हैं ये लेखन से जुड़े हुए हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं, और हमें इन बातों को हाशिए पे नहीं सरका देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन की कल्चर के लिए, हमारे जीवन की संस्कृति के लिए। हमारी जो वैचारिकता है उसको अगर हम प्रस्थापित करना चाहते हैं तो किसी सरकारी अध्यादेश से ये लागू नहीं होगी, बल्कि ये जो लागू जब भी होगी वो लेखन के क्षेत्र में जागरूकता और वर्तमान चुनौतियों का सामना करने की जो सामर्थ्य है ये पैदा करने से ही होगी। इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प हमारे सामने नहीं है। धन्यवाद।